Good morning, class. Today we are going to start with the next chapter of your syllabus, which is contracts of indemnity and guarantee. These contracts fall under the purview of special contracts. So they have been dealt on in the Indian Contract Act in separate chapters. When we talk about contracts of indemnity and guarantee, they have been covered in chapter 8 of the Indian Contract Act. And they are from section 124 to section 147 of the Act. Now today first we will be understanding the meaning of the contract of indemnity. What do we mean by these contracts? Who are the parties to these contracts and how it works? So when we talk about contract of indemnity, the simple meaning is that a party is promising other party that if you suffer from any loss because of this particular event, then I will make that loss good. I will indemnify you. I am protecting you against a certain loss. I am promising that if any such loss occurs because of the act of the promisor or because of the act by any other person, then I will indemnify you, I will protect you against that loss. आपका जो भी लॉस होगा उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी in the monetary terms. Now the meaning of the contract of indemnity in the Contract Act has been given in section 124, and it says it is a contract wherein one party promises to save the another party from loss caused to him. Any loss that has been caused to this party by the conduct of promisor. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर है उन्हीं की एक्ट की वजह से, और by the conduct of any other person. So basically our Indian Contract Act says that if I am giving this contract of indemnity, then I am telling the other person कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर की वजह से या किसी और पार्टी की वजह से अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को आई विल मेक गुड, आई विल सेव यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लॉस. Now in this there are two parties, indemnifier and indemnity holder. तो जो प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल मेक योर लॉस गुड, दैट पर्सन इज indemnifier. And the person who is getting the protection, the person who is being saved from any loss is the indemnity holder. Now, an important point is about the insurance contracts in this. When we were discussing the void agreements का चैप्टर, उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वेजरिंग अग्रीमेंट्स. वहां पे हमने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस हैं, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, दे आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है, वहां पे आप इंडेमनिफाई कर रहे हो किसी को. यहाँ पे हम इस पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन है, ठीक है, वो बहुत क्लियरली ये स्टेट करता है दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेव समवन from the loss which may be caused either by the promisor or by some other person. तो यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कह रहा है कि जो भी लॉस हो रहा है, जिसको आप कह रहे हो कि हम आपको इसके अगेंस्ट इंडेमनिफाई कर रहे हैं, उस लॉस का रीजन क्या होना चाहिए? उस लॉस का रीजन होना चाहिए सम पर्सन, सम ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि जो प्रोमिसर है वो भी ह्यूमन है, या कोई और पर्सन हम कह रहे हैं, सो अगेन द ह्यूमन एलिमेंट इज देयर. तो अगर हम इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. आपका फायर इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस में क्या हुआ? आग लग गई घर में, ठीक है, आपने घर का अपना फायर इंश्योरेंस करा रखा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई. अब यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट तो इन्वॉल्व नहीं था, आग लग गई क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ. तो एज पर इंडियन डेफिनेशन अगर हम जाएंगे, वो बहुत नैरो है स्कोप में, सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट के से जो लॉस हो रहा है उसको वो कवर करती है. तो आपका फायर इंश्योरेंस इसमें नहीं आएगा, आपका मरीन इंश्योरेंस होता है वो इसमें नहीं आएगा. लेकिन जो आपका इंग्लिश लॉ है, जहां से हमारे सारे लॉज ऑलमोस्ट अडॉप्टेड हैं या उन्हीं के वर्जन्स हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं, तो जो इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन है वो वाइडर है स्कोप में. वो सिंपली ये कहती है कि आपका कोई भी इंस्टेंस ऑफ लॉस, अ प्रॉमिस वेयर यू आर ट्राइंग टू सेव somebody else as a result of transaction entered into
एट द इंस्टेंस ऑफ प्रोमिसर, कि आपने किसी की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था और उसकी वजह से कोई भी तरह का लॉस होता है तो वहां पर ह्यूमन एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है। हमारी जो इंडियन लॉ की डेफिनेशन है वहां पे ह्यूमन एलिमेंट का होना जरूरी है। लेकिन जो हमारे कोर्ट्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इंटरप्रिटेशन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से रिलेटेड कोई भी केस लॉज हैंडल करते हैं, देन दे गो विद द इंग्लिश लॉ डेफिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट, because the English law definition has been accepted by our courts in the case laws, that is why your marine insurance, your fire insurance, all these also come under the contract of indemnity. तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कि आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैं या नहीं, तो हम ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इंडियन लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन एलिमेंट का होना जरूरी है। तो कुछ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, लेकिन इंग्लिश लॉ की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग दे आर कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एंड जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं they do follow the English law definition in respect of indemnity. So because of this adoption of the definition given in English law, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस हैं, चाहे मरीन इंश्योरेंस हो चाहे फायर इंश्योरेंस हो, दे ऑल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. Fine. Now we will be talking about the essential elements of contract of indemnity. So simply इट सेज दैट आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब कवर होने चाहिए. इफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग वायलेटेड, देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पूरे करने पढ़ेंगे, तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर? जिसको आपने प्रोटेक्शन दी है उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं एज पर सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि अगर ऐसा कोई लॉस हो जाता है जिसके अगेंस्ट आपको इंडेमनिटी दी गई है बाय द इंडेमनीफायर, व्हाट आर योर राइट्स? सो द इंडेमनिटी होल्डर हैज अ राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम इंडेमनीफायर. कौन कौन सा अमाउंट? पहला, कोई भी डैमेजेस जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लेट डाउन है कि इसके होने से आपको कोई भी डैमेजेस पे किए जाएंगे, तो कोई भी डैमेजेस अगर होते हैं द इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम दैट फ्रॉम द इंडेमनीफायर. देन द इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम एनी कॉस्ट दैट हैज बीन इंकर्ड बाय हिम और हर फॉर फाइलिंग अ केस, या उनके ऊपर कोई केस फाइल हुआ उसमें उनकी कोई कॉस्ट गई. Under this contract, that can be taken from the indemnifier. Also, if under this any compromise has been come to कि आप अच्छा ठीक है जो इंडेमनिटी होल्डर है उस पर केस हो गया था, प्रोमिसर ने केस किया था और इंडेमनीफायर ने कहा था कि अगर प्रोमिसर इस चीज से रिलेटेड तुम्हारे ऊपर कोई भी केस करते हैं तो आई विल मेक दैट लॉस गुड. तो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो सारा पैसा, कोई भी उनका क्लेम सेटलमेंट हुआ हो, कोई भी डैमेजेस हुए हो, इस केस के दौरान कोई भी उनका एक्सपेंडिचर हुआ हो, वो उसे क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द इंडेमनीफायर. द इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम इट फ्रॉम द इंडेमनीफायर. इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेड डाउन नहीं है. आइडियली तो क्या होना चाहिए कि जब इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, जब इंडेमनिटी होल्डर को कोई लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, तब इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कम्स इनटू पिक्चर. क्योंकि अगर मैं इंडेमनिटी होल्डर हूं और मुझे किसी पर्सन ने इंडेमनीफाई किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर किया है, तो जब मुझे कोई लॉस होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तभी तो मैं इंडेमनीफायर को कहूंगी कि जी आपने मुझे कहा था आप मेरा लॉस जो है वो दोगे और मुझे अब लॉस हो गया, आप मुझे पैसे दो. ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कुछ लेट डाउन नहीं है, सो वी हैव टू गो एज पर द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या कहती हैं? बहुत सारे केस लॉज ऐसे हुए हैं जहां पर
एक्चुअली इंडेमनिटी होल्डर ने कुछ पेमेंट नहीं किया, कुछ उनको लॉस नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इंडेमनीफायर से क्लेम कर लिया। किस बेसिस पे कर लिया? कि उनकी लाइबिलिटी हैज बिकम एब्सोल्यूट, की लाइबिलिटी इस्टैब्लिश हो चुकी है। तो मैंने अभी कोई पेमेंट किया नहीं है, लेकिन ये इस्टैब्लिश हो गया कि मुझे ये पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? तो मैं पहले ही इन एडवांस इंडेमनिटी होल्डर से उसका क्लेम सेटलमेंट कर सकती हूं, इंडेमनीफायर से। क्लियर? Now, the next contract that we will be discussing would be the contract of guarantee, which we will be discussing in the next video. Thank you.